हेलो गाइस, राधे केमिकल पॉइंट्स में स्वागतम है। आज नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हेलो एल्केंशियम हेलो एरिन्स का, जो कि एनसीईआरटी पेज के पेज नंबर 311 पाठ निहित प्रश्न 10.2। क्वेश्चन है एल्कोहल तथा के आई का मतलब पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग क्यों नहीं करते। तो ये कह रहा है क्योंकि देखिए इसके पहले एक रिएक्शन जब हम लोग पढ़ते हैं तो एल्कोहल की जब हम अभिक्रिया HCl से कराते हैं तब वहाँ पर जिंक क्लोराइड लेते हैं। जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया HBr से कराते हैं तब वहाँ पर H2SO4 लेते हैं। और जब किसी एल्कोहल की अभिक्रिया HI से कराते हैं तब H3PO4 लेते हैं। ये अलग अलग चीज़ कंसंट्रेशन पर अभिक्रिया कराते हैं। ओके, अब वो कह रहा है कि जब अभिक्रिया पोटेशियम आयोडाइड के साथ कराते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों नहीं करते हैं। सल्फ्यूरिक अम्ल की बदले हम लोग फास्फोरिक अम्ल लेते। देखो क्या होता है कि एल्कोहल की अभिक्रिया कराई जाती है। एल्कोहल का क्रियात्मक समूह होता है HI। मान लो कि ये पोटेशियम आयोडाइड है। क्या है? पोटेशियम आयोडाइड। तो हमें जो पोटेशियम आयोडाइड लैब में लेते हैं KI, ये पोटेशियम आयोडाइड है। KI की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें हम H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल से कराते हैं तो ये रिएक्शन करके बनाएगा हाइड्रोजन आयोडाइड प्लस पोटेशियम हाइड्रोजन सल्फेट KHSO4। ओके, अब ये जो हाइड्रोजन आयोडाइड है ये पुनः फिर क्या करता है, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया तुरंत कर लेता है। फिर पुनः क्या करेगा, सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करके ये आयोडीन बनाता है, H2 बनाता है और साथ में सल्फर डाइऑक्साइड और वाटर को देता है। तो हमें बनाना एल्किल हैलाइड है, ये क्या बनाता है, आयोडीन। तो आयोडीन बनाने के कारण यह एल्किल हैलाइड बनाने में रोकता है। इसलिए हम कह सकते हैं कि यह इस अभिक्रिया में H2SO4 जो है वो ऑक्सीकारक का कार्य करता है। तो हम लिखना चाहेंगे कि अब हमें लिखना होगा इसके आगे, तो हम लिखेंगे इस अभिक्रिया में H2SO4 एक ऑक्सीकारक है, एक ऑक्सीकारक है। क्या है? ऑक्सीकारक है। यह अभिक्रिया के दौरान HI को आयोडीन में ऑक्सीकृत कर देता किसमें, आयोडाइड को, एवं जिससे एल्किल हैलाइड के निर्माण में बाधा उत्पन्न करता है। इसलिए इसमें सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 के स्थान पर
फास्फोरिक अम्ल H3PO4 का उपयोग करते हैं जिससे एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है। तो ये होता, अब ये क्या करता है, यदि एल्किल हैलाइड के निर्माण में H3 लेते हैं तो पोटेशियम आयोडाइड की अभिक्रिया हम H3PO4 से कराते हैं तो ये बनाएगा पोटेशियम हाइड्रोजन फास्फेट और HI। क्या बनाएगा? HI। अब HI की अभिक्रिया हम किसी एल्कोहल से करा दें, HI की अभिक्रिया किसी एल्कोहल से करा देते हैं तो वो बनाता है एल्किल आयोडाइड साथ में वाटर। मतलब ये पानी का मॉलिक्यूल क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा और ये आयोडीन जाके इसके साथ जुड़ जाएगा। ये देखिए एल्किल आयोडाइड हाइड्रोजन आयोडाइड के साथ H3PO4 लेते हैं, ये अभिक्रिया लेते हैं। अब पहले हम पोटेशियम आयोडाइड को इसलिए कराते हैं कि हमको लैब में डायरेक्ट हाइड्रोजन आयोडाइड नहीं प्राप्त होता है, जिससे हम पहले पोटेशियम आयोडाइड को इससे अभिक्रिया कराते हैं, एल्किल आयोडाइड बनाता है हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड को फिर पुनः एल्कोहल से अभिक्रिया करा देते हैं तो वह एल्किल हैलाइड बना देता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 10.2, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10.3 प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना बनाए। संरचना लिखिए। क्या कह रहा है कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हैलोजन व्युत्पन्नों की संरचना लिखिए, ये क्वेश्चन है। अब इसकी हम बात करते हैं, आंसर की बात करेंगे। देखिए अब आंसर में क्या कह रहा है कि प्रोपेन का जो सूत्र होता है, प्रोप का मतलब कितने कार्बन, देखिए प्रोपेन जो प्रोप का मतलब होता है 3 कार्बन, तो प्रोपेन का सूत्र हो जाएगा CH3 CH2 और CH3 के विभिन्न डाई हैलोजन का मतलब कितने, डाई का मतलब हाई लिख दिए, सॉरी यहाँ पर डाई लिखना है, क्या लिखना है, डाई हैलोजन। डाई का मतलब 2, हैलोजन का मतलब हैलोजन के व्युत्पन्न का मतलब वो कितने प्रकार के संरचना हो सकता है ये बताना है, ठीक है ना। अब देखिए जो हमारा प्रोपेन होगा, प्रोपेन में 2 प्राथमिक तथा 1 द्वितीयक परमाणु होते हैं, 2 प्राथमिक तथा 1 द्वितीयक परमाणु होते हैं, अतः 4 समावयी डाई हैलोजन व्युत्पन्न की संभावना बनती। कैसे, देखो हमें डाई हैलोजन चाहिए, ठीक ना। प्रोप का मतलब कितने कार्बन है, यहाँ पर 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिए। डाई हैलोजन का मतलब 2, मान लो हमने डाई हैलोजन पे ले लिया एग्जाम्पल में क्लोरीन, क्या ले लिए, क्लोरीन, तो अब इसके साथ हम एक क्लोरीन जोड़ सकते हैं Cl, एक इसके साथ Cl जोड़ सकते हैं, बची हुई संरचना क्या हो जाएगी, हाइड्रोजन की हो जाएगी। बैलेंसी जो बचती है ये क्या हो गए, हाइड्रोजन के हो गए। इट्स ओके। तो इसका या हम बात करें तो ये कैसे या लिख सकते हैं, क्या CH2 Cl CH2 CH2 Cl, एक संरचना ये A नंबर हो गया।
दूसरी डायहाइड्रोजन की 3 कार्बन देखो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, ठीक है। अब 3 कार्बन में से एक कार्बन के साथ हम Cl लगा दिए, एक हम दूसरे कार्बन के साथ Cl लगा दिए, तो ये क्या, एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा और एक हाइड्रोजन ये हो जाएगा। 1 2 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड ये हो जाएगा और ये 3 बॉन्ड के साथ जोड़ दें। तो इसको संगणित या करके ऐसे भी लिख सकते हैं, कैसे कि ये CH3 सिंगल बॉन्ड CH, एक क्लोरीन लग गया, फिर ये CH2 Cl बना दिए। तो एक सूत्र ये बन सकता, ये मान लीजिए B है। ओके, नेक्स्ट सूत्र देखते हैं कैसे बन सकता है। कितने कार्बन, 3 कार्बन चाहिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। 3 कार्बन में से मान लो कि हम दोनों एक ही साइड पे Cl लगा दिए, दोनों एक ही साइड पे Cl लगा दिए, तो 1 2 3 ये 1 4 हाइड्रोजन हो गया। अब ये 2 हाइड्रोजन और ये 2 हाइड्रोजन, ये 3 हाइड्रोजन हो गए। इसको हम क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 CH, एक Cl दूसरा Cl, ये हो सकता है एक संरचना, ये C नंबर कर दिए। तीसरा हम फिर लिखे 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके बीच वाले पे ही हम दोनों Cl लगा दें, 1 Cl 2 Cl, 4 बॉन्ड हो गए। अब इनके साथ हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, तो लिख सकते हैं CH3 C, एक Cl इधर एक Cl इधर, फिर CH3, ये D नंबर हो गया। अब इसके अलावा कोई बन नहीं सकता। ऐसा क्यों बनाया गया कि देखिएगा इनमें कार्बन संख्या क्या है कि कार्बन 1 कार्बन 2 कार्बन 3 नंबर दे देते थे। कार्बन 1 था, कार्बन 2 था, कार्बन 3 था। कार्बन 1 पर हमने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लगा, 1 क्लोरीन लगाया। कार्बन 3 पर 1 क्लोरीन लगाया, 2 टाइम हो सकता है। हम 1 पे लगा दें और फिर 2 पे, यहाँ पर देखो ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा, तो 1 में क्लोरीन है 3 में क्लोरीन है। इसमें देखो पहले में क्लोरीन है, दूसरे में क्लोरीन है, तीसरे में नहीं है। इसमें हमने क्या किया कि पहले पर ही दोनों क्लोरीन लगा दिया, क्योंकि डाई बोल रहा है ना, डाई हाइलो, हमने क्लोरीन ले लिया तो दोनों हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ पे हो गए, क्लोरीन पर हो, 1 कार्बन पे हो गए, दूसरा हो गया और ये तीसरा। वैसे ही ये पहला कार्बन था, ये दूसरा और ये तीसरा, हमने दूसरे कार्बन पर ही दोनों ले लिया। यदि मालूम तीसरे कार्बन पर लेते हैं तब इसकी हम कार्बन संख्या गिनना उल्टा करते, क्योंकि फिर हम इधर से गिनते। IUPAC का क्या मतलब होता है कि जिस ओर से क्रियात्मक समूह पहले आए कार्बन संख्या उस साइड से ऐड करते हैं या लिखते हैं। तो हमने इधर से गिने या इधर से गिने, एक ही पड़ता 1 2 3, वो इधर पर। अब इसका IUPAC नाम बात कर दें, IUPAC नाम क्या है, IUPAC नाम, तो देखो ये पहले कार्बन पर क्लोरीन, दूसरे कार्बन, ये पहले कार्बन पर, दूसरे कार्बन पर और तीसरे कार्बन पर क्लोरीन है। तो जो हम पहले कार्बन पर क्लोरीन लाएंगे तो हम लिख सकते हैं 1 3 डाई क्लोरो, 1 3 डाई क्लोरो, 3 कार्बन है तो प्रोपेन, ये इसका नाम है एक 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। इसमें बात कर दें तो इसमें भी देखो कि ये पहले में है दूसरे में, मतलब ये पहले कार्बन पे लगा और दूसरे कार्बन पे लगा, तो हम बोलेंगे 1 2, इसका नाम बोलेंगे 1 2, ओके, डाई क्लोरो प्रोपेन। अब इसकी मैं बात कर दूं तो ये पहला कार्बन है, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, पहले ही कार्बन पर 2 बार लगा है, तो बोलेंगे 1 1 डाई मतलब 2 क्लोरो, और क्या हो जाएगा प्रोपेन। ओके,
नेक्स्ट ये पहला दूसरा तीसरा, ये या करके है, दोनों एक ही सूत्र हैं मतलब अलग अलग। अब ये पहला दूसरा तीसरा, तो ये दो का क्या कहता है कि 2 डाई क्लोरोप्रोपेन, डाइक्लोरोप्रोपेन। तो ये क्वेश्चन नंबर 10.2 के क्वेश्चन आंसर है कि पहला हमने 10.2 बताया, दूसरा 10.3 बताया। ये IUPAC नाम लिखने का बोला कि प्रोपेन के विभिन्न डाई हाइड्रोजन व्युत्पन्न, मतलब कि प्रोपेन सूत्र होगा उसमें विभिन्न मतलब अलग अलग डाई हाइड्रोजन, मतलब ऐसा सूत्र जिसमें 2 हाइड्रोजन ग्रुप पाए जाएं की संरचना बनानी थी। तो ये 4 टाइप की इसमें बनेंगी। ठीक है ना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा बेल आइकन दबा के। थैंक यू, धन्यवाद, राधे राधे।